हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ शापित टापू की रहस्यमयी कहानियों का पार्ट 3 लेकर। दोस्तों, ये पार्ट इस सीरीज़ का फाइनल पार्ट होगा और आई होप कि आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। दोस्तों, इफ़ आपने अभी तक इस स्टोरी का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं सुने हैं तो आपको ये वाला पार्ट ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो आप पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इस स्टोरी का पार्ट 1 और उसके बाद पार्ट 2 सुन लीजिए, ताकि आपको ये स्टोरी पूरी तरीके से समझ में आ जाए। और इफ़ आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं पार्ट 3 को वहीं से कंटिन्यू करता हूँ जहाँ मैंने पार्ट 2 को एंड किया था। मैं फिर से दोहराता हूँ, सभी जल्दी से बाहर निकलो वरना सब मारे जाओगे। सामने वाली पहाड़ी से फिर आवाज़ आई। सभी काफ़ी डरे हुए थे और एक एक करके बाहर आ गए। सभी को यहाँ लेकर आ जाओ। ये आदेश शायद उस आदिमानव जैसे इंसान के लिए था। उस आदिमानव ने इन सभी को एक भयानक नज़र से देखा और फिर आगे बढ़ने लगा। अब ये सभी उस पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। सभी लोग काफ़ी घबराए हुए थे। उनके मन में सिर्फ एक ही विचार था कि आगे उन लुटेरों की टोली है और पीछे ये आदि मानव। अब क्या होगा कौन जाने। चलते वक्त रोनित ने नोटिस किया कि उस आदि मानव के गले पर एक इलेक्ट्रॉनिक बेल्ट लगी हुई थी और काफ़ी चढ़ाई के बाद सभी उस पहाड़ी के ऊपर पहुंच गए जहां से इन्हें आवाज़ आई थी। ऐसा लग रहा था कि पहाड़ी की गुफा में इन लुटेरों का अड्डा है और इस गुफा के दरवाज़ों पर काफ़ी मॉडर्न ऑटोमेटिक हथियार थे जिसे कि शायद रिमोट से चलाया जाता होगा। गुफा में थोड़ी देर चलने के बाद ये लोग एक जगह पर रुके जहाँ का नज़ारा देखकर सभी के होश उड़ गए। मानो पहाड़ी तो सिर्फ दिखावा था, अंदर काफ़ी बड़ा महल सा बना हुआ था। तभी इनके कानों पर आवाज़ आई, हमारी रियासत में आप सभी मेहमानों का स्वागत है। उस तरफ से एक महंगे सूट बूट में एक आदमी चला आ रहा था और दिखने में वो हिंदुस्तानी लग रहा था, लेकिन रहन सहन से किसी अंग्रेज़ से कम नहीं। अब ये सब और भी ज़्यादा घबरा गए। वहाँ की ठंडी हवा भी जैसे अभी न चुभने लगी हो। सभी एकदम शांत खड़े थे, जैसे इन सभी की जुबान अटक गई हो। तो आखिरकार कुछ नए लोगों की भर्ती हो ही गई। इतना बोलकर वो आदमी अजीब ढंग से हंसने लगा। अब सभी का दिल और भी ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लगा था। तभी हिम्मत करके सिद्धेश ने पूछा, आप कौन हो और ये कौन सी जगह है? काफ़ी अच्छा सवाल है। तो शुरुआत करते हैं तुम्हारे पहले सवाल से कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम नंबर 9 है और तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब है कि ये वो जगह है जिस पर से कोई भी आज तक बच के नहीं जा पाया। इतना बोल के वो आदमी बहुत ही अजीब तरीके से स्माइल करने लगा। वो सब तो ठीक है, पर ये कैसा नाम है नंबर 9? क्या तुम तुम्हारे भाई बहनों में 9 नंबर के हो? अतुल ने मजाक करते हुए पूछा। उसे उस शख्स का नाम सुनकर बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, पर इस बात से उस शख्स को जो खुद को नंबर 9 बता रहा था उसे काफ़ी गुस्सा आ गया। उसने अतुल से कहा, बहुत हंसी आ रही है ना? फिर उसने उस आदि मानव को कहा, इन्हें तहखाने में ले जाओ, जब आखिरी सांस तक काम करना पड़ेगा ना तो हंसना भूल जाओगे। अब सभी लोग अतुल की तरफ गुस्से से देख रहे थे, मानो अभी अभी अतुल ने इन सब की कब्र खुदवाई थी। वो आदि मानव इन सभी को तहखाने में ले जाने लगा और तभी रोनित ने नंबर 9 से कहा, माफ़ कीजिए, मेरा दोस्त थोड़ा मजाकिया है, उसका आपके दिल को चोट पहुंचाने का कोई मकसद नहीं था। पर रोनित की बात को उससे अनसुना कर दिया। अब सभी लोग तहखाने की तरफ बढ़ने लगे। चलते चलते सभी अतुल को समझा रहे थे कि दोबारा इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। शायद अब अतुल भी समझ गया था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तहखाने में पहुंचते ही इन सभी को और भी ज़्यादा बड़ा झटका लगा, क्योंकि वहाँ पर 100 से ज़्यादा लोगों को कैद करके रखा गया था, जिनमें पुरुषों के साथ कुछ औरतें भी थीं। वो तहखाना मानो हिटलर की जेल लग रहा था।
सभी लोगों की हालत ख़राब लग रही थी। वो सभी लोग सोने के गहनों को पिघलाकर ईंटों में तब्दील कर रहे थे। इतना सारा सोना सभी ने पहली बार ही देखा था। इन लोगों को उस आदि मानव ने सबसे आखिरी वाली जेल में डाल दिया और खुद दूसरी तरफ की जेल में जाकर बैठ गया। सभी को अब ये लगने लगा कि इन सभी का आखिरी समय आ गया है। रोनित ने दबी कि अब सब कुछ संतोष और अब्बास के हाथों में है। उन्होंने जल्द से जल्द मदद मिलने का इंतज़ाम करना चाहिए। अब सभी लोग उस तहखाने को निहारने लगे। वो तहखाना उस महल के नीचे बना हुआ था जिसमें वो 11 लोग रहते थे। सभी दरवाज़ों पर इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स लगे हुए थे और एक घूमता हुआ कैमरा सभी जेलों पर नज़र रखता था। तभी रोनित ने जेल के दरवाजे के पास जाकर आवाज़ लगाई, कोई है? हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए। सिद्धेश रोनित को चुप करवाते हुए बोला, रोनित क्या कर रहे हो? मरवाओगे क्या? देखा नहीं अभी अतुल के छोटे से मजाक ने हमें जेल में पहुंचा दिया है। रोनित ने सिद्धेश को आंख मारते हुए कहा, बस उस नंबर 9 से कुछ बातचीत करनी है, कुछ जानकारी हासिल कर लूँ, तुम लोग बस मेरा साथ देना। रोनित की आवाज़ सुनकर घूमता हुआ कैमरा इन लोगों की तरफ जेल की तरफ मुड़ा और रुक गया, मानो कोई और दूसरी तरफ से उन्हें देख रहा हो। रोनित ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, कोई है? हमें पानी चाहिए। इस बार इन्हें बाजू वाली जेलों में बंद कैदियों की खुसफुसाहट सुनाई दी और थोड़ी ही देर में नंबर 9 आता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में एक छोटी सी पानी की बोतल थी और साथ में 2 खून बॉडीगार्ड भी। उसने रोनित की जेल के सामने आकर पानी की बोतल रोनित को दी और कहा, अगर दोबारा आवाज़ आई तो याद रखना, तुम तो मरोगे, साथ में तुम्हारे साथी भी मरेंगे। अब चुपचाप बैठ जाओ। रोनित ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पानी लाने के लिए। आप काफ़ी मेहनती इंसान लगते हो जो खुद पानी लेकर यहाँ तक आए, वरना आप किसी और के हाथों भी पानी भेज सकते थे, लेकिन आप शायद अच्छे इंसान हो। रोनित की इस बात पर नंबर 9 को थोड़ा गर्व महसूस हुआ और उसके चेहरे पर मुस्कान सी आ गई और इसी हंसी को रोनित ने देख लिया और उसकी बढ़ाई और करने लगा। रोनित की बड़बोली बातों में आकर नंबर 9 थोड़ा और मुस्कुराया और कहा, तुम मुझे पसंद आए, तुम्हारी नज़र बहुत ही परखी किस्म की लगती है, मैं तुम्हें कोई अच्छा सा काम दूंगा। हाँ, मैं हिंदुस्तान से ही हूँ, पर मेरी 2 पुश्तें इस टापू पर रह रही हैं। नंबर 9 तारीफ़ का बहुत ही भूखा लग रहा था और इसी बात का रोनित उसका फ़ायदा उठा रहा था। आपको तो किसी रियासत का महाराज होना चाहिए, आप इस टापू पर क्या कर रहे हो? आप में वो सारी खूबियाँ हैं जो कि किसी बादशाह में होती हैं। अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ भी किसी बादशाह से कम नहीं हूँ, मैं जिसे चाहे उसे ख़त्म कर सकता हूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। अब नंबर 9 अब पूरी तरीके से रोनित की बातों में आ गया था। रोनित को भी यही चाहिए था। उसने उससे पूछा, वैसे आप इस टापू पर कैसे आए? इस टापू पर मैं नहीं आया, मैं पैदा ही यहीं हुआ था। वो तो मेरे महान दादाजी और उनके कुछ साथियों ने मिलकर इस टापू पर अपना साम्राज्य बनाया है। इनकी बातों में बीच में से ही एक आवाज़ आई, नंबर 9, कम टू मीटिंग रूम। मुझे जाना होगा, पर याद रखना अगर कोई होशियारी दिखाई तो सभी मरोगे। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। इधर जहाज़ पर संतोष और अब्बास को रोनित का मैसेज मिलते ही वो लोग जहाज़ ठीक करने में लग गए थे और काफ़ी मुश्किल के बाद काम पूरा हुआ। मनीषा और मुस्कान भी इन लोगों की मदद कर रही थी। जहाज़ ठीक होते ही हमें मदद लेकर आनी होगी, वरना मुश्किलें बढ़ सकती हैं। संतोष ने डरे हुए भाव से कहा, तुम टेंशन मत लो, रोनित, अतुल और सिद्धेश किसी भी हालत से निकलने की काबिलियत रखते हैं। अब्बास ने संतोष को दिलासा देते हुए कहा। जहाज़ ठीक हो गया और इंजन काम करने लगा था, पर अभी भी वॉकी या फिर सैटेलाइट फ़ोन काम नहीं कर रहे थे। सभी कंट्रोल रूम में चलो, रात बहुत हो गई है, पर कोई भी जहाज़ का बल्ब चालू नहीं करेगा। सबसे पहले हमारे जहाज़ को इस टापू से दूर ले चलो, पर याद रहे कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए।
संतोष सभी को बता रहा था। सभी कंट्रोल रूम में गए और अब्बास और संतोष ने जहाज़ की कमान संभाली। जहाज़ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और सभी के चेहरों पर तनाव था। सुबह से सुहाना और रोमांचक लगने वाला ये सफ़र अब डरावना और ख़तरनाक हो चुका था। जहाज़ अब टापू से दूर जाने लगा, पर संतोष और अब्बास को रौनित और बाकी साथियों की फिक्र होने लगी थी। पता नहीं उन लोगों के साथ क्या हुआ है, उन्हें ऐसा क्या पता चला है जिससे सभी ने हमें मदद लाने के लिए कहा है। मनीषा ने संतोष से कहा, पता नहीं, पर जो भी हुआ होगा बहुत बुरा हुआ होगा, वरना ये लोग कभी भी हमसे यहाँ से जाने को नहीं कहते। संतोष ने मनीषा से कहा, पता है, इसीलिए मेरे घर वालों ने तुम्हें काम छोड़ने को कहा था, पर तुम सुनते ही नहीं हो। मनीषा की इस बात पर संतोष भड़क गया और बोला, अच्छा, इस टापू पर कौन आना चाहता था? किसने जोर दिया था यहाँ आने के लिए? सारी गलती तुम्हारी है। अब जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो। अब्बास तुरंत बोल पड़ा, आप लोग थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकते क्या? यहाँ हमारे साथियों की जान शायद खतरे में है, इसलिए प्लीज़ खुदा के लिए इस वक्त झगड़ा मत करो। अब्बास की बात सुनकर संतोष शांत हो गया और अब्बास ने मुस्कान से कहा, आप भाभी को लेकर नीचे कैबिन में जाके आराम करो, हम कुछ सोचते हैं। मुस्कान और मनीषा वहाँ से निकल गए और संतोष को अब्बास ने फिर से कहा, जाने दो, मनीषा की बात को दिल पर मत लो, अब ये सोचो कि आगे क्या कर। तभी अब्बास ने देखा कि उनके रेडार ने काम करना शुरू कर दिया। वो ज़ोर से चिल्ला पड़ा, जल्दी से सैटेलाइट फ़ोन ऑन करो, देखो चल रहा है क्या। संतोष भी अब थोड़ा खुश हो गया। उसने भागते हुए फ़ोन ले आया और देखा तो वो भी ठीक से काम कर रहा था, यानी अब ये लोग टापू के मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ चुके थे। जल्दी से जहाज़ उस जगह ले चलो जहां हमें कैप्टन विलियम का जहाज़ मिला था। वो जगह यहाँ से नज़दीक है और वह समुंदर के व्यस्त रास्तों में से एक है। शायद आसपास कोई जहाज़ मिल जाए तो हम मदद ले सकते हैं। तभी संतोष के मन में उसके दोस्त का ख्याल आया जो कि इंटरपोल में काम करता था। उसने तुरंत उसको फ़ोन किया और सारी बातें बता दी। संतोष की बातों पर पहले तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, पर संतोष की अच्छी जान पहचान होने के कारण वो संतोष की मदद करने के लिए मान गया और उसने कहा कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए मदद भेजता हूँ, तुम बस अपनी लोकेशन बता दो। थोड़ी ही देर में सुबह होने वाली थी और साथ में मदद भी आने वाली थी, इसीलिए संतोष थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा था। इधर रौनित, शुभम, अतुल और सिद्धेश जिस जेल में थे उसके बगल वाली जेल से कुछ आवाज़ आई, तुम सब मरने वाले हो। रौनित और बाकी सब थोड़ा चौंक गए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वहाँ उनके अलावा कोई नहीं है। अतुल से रहा नहीं गया और उसने उस शख्स से पूछा, आप कौन हो और आप यहाँ कहाँ से आए? वो शख्स अब चुप हो गया, मानो किसी चीज़ से डरा हुआ हो। अतुल ने फिर से पूछा, भाई कुछ तो बोलो, कौन हो आप? क्या आप भी यहाँ के कैदी हो? उस आदमी ने धीरे से कहा, हमारे बीच बनी दीवार के आखिरी हिस्से की तरफ आओ जहाँ पर अंधेरा है। अब सभी उस जगह पर पहुँच गए। उस जगह पर बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी, मानो उस जगह पर पिछले कैदी अपनी गंदगी करते हों। काफ़ी मच्छर भी थे, पर रौनित ने इस टापू पर आते ही मच्छरों को भगाने वाली क्रीम लगाने को कहा था, जिससे इन्हें मच्छरों का ज़्यादा खतरा नहीं था। तभी उस आदमी की फिर से आवाज़ आई, इस तरफ आओ। अब सबकी नज़र एक छोटे से छेद पर गई जहाँ से उन्हें उस दूसरे आदमी की धुंधली धुंधली शक्ल दिखाई दे रही थी। यहाँ पर सब जगह पर कैमरा है, तो आप में से कुछ लोग ऐसे जताओ कि कुछ हुआ ही नहीं है, उस दूसरे आदमी ने घबराते हुए सुझाव दिया। तभी रौनित ने शुभम और अतुल को दरवाजे पर जाकर खड़े रहने को कह दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब आप बता सकते हो जो भी आप जानते हो, सिद्धेश ने उस जेल वाले कैदी से कहा। उसने फिर बोलना शुरू किया, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं अमेरिका में एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करता था। मेरी खासियत है, अगर सही मशीन्स मिल जाएं तो मैं किसी भी कम्युनिकेशन को काट सकता हूँ या फिर किसी भी जगह पर कम्युनिकेशन बना सकता हूँ।
एक दिन मेरे ऑफिस में एक शख्स आया जिसे मेरी ज़रूरत थी और वो मुझे काफ़ी अच्छी सैलरी देने को तैयार था। उस आदमी ने मेरे अकाउंट में एडवांस के तौर पर एक मोटी रकम डाल दी थी और मुझे इस जगह पर ले आया। फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि मैं CIA या फिर किसी खुफिया प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ, पर जल्दी मुझे यहाँ की कालाबाजारी के बारे में पता चल गया। मैंने इन लोगों के लिए एक हाई पावर मैग्नेटिक फील्ड जनरेटर बनाया जो कि इस टापू के मैग्नेटिक फील्ड जैसा ही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और साथ साथ मैंने इन लोगों के लिए एक मशीन बनाई जो कि मेरे मैग्नेटिक रेडिएशन को काट कर एक सेफ कम्युनिकेशन लाइन बना सके, जिससे कि ये लोग पूरी दुनिया में कहीं पर भी संपर्क बना सकें। लेकिन इन लोगों से छुपाकर मैंने एक लाइन अपने लिए भी बना ली थी, क्योंकि मुझे इन पर डाउट हो गया था। पर अगर मैं बाहर की दुनिया से जुड़ने की कोशिश करूँगा तो पकड़ा जाऊँगा और ये लोग मुझे भी मार देंगे। इसीलिए मैं अभी तक चुप बैठा हुआ हूँ। अभी अभी मैंने उन लोगों की बातों को सुना है। उन्होंने कहा कि तुम लोगों का जहाज़ जो कि ख़राब हुआ था वो अब वहाँ पर नहीं है, गायब हो चुका है। उन्हें शक है कि तुम लोग जासूस हो और इसीलिए कल सुबह तुम सबको मार दिया जाएगा। उस आदमी की बात सुनकर सबके बदन में एक डर की लहर दौड़ गई। पर अब शुभम को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, इन लोगों ने मेरे साथियों को मारा है, मैं भी मरने ही वाला था, पर अब जब भगवान ने मुझे एक मौका दिया है तो इसकी ज़रूर कोई वजह होगी। मैं इनके हाथों से नहीं मरने वाला और हम लोग यहाँ से ज़रूर निकलेंगे। शायद अब्बास और संतोष ने जहाज़ को ठीक कर लिया होगा और उन्होंने इमरजेंसी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए मदद लाने के लिए गए होंगे। रोनित ने कहा, तो हमें बस इस कैद से निकलना है, बाकी हम लोगों के पास कल तक मदद पहुंच ही जाएगी। अतुल ने कहा। पर सिद्धेश का ध्यान कहीं और ही था। उसने उस दूसरे कमरे वाले कैदी से पूछा, अगर आप कम्युनिकेट कर सकते हो तो क्या हम इस जगह से मदद का संदेश पूरी दुनिया में भेज सकते हैं? हाँ, पूरी दुनिया तो क्या, मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी भेज सकता हूँ, पर उसके लिए मुझे वो मैग्नेटिक जनरेटर ऑफ करना होगा। पर मैं ये चीज़ सिर्फ एक शर्त पर करूँगा, आप लोगों को मुझे भी अपने साथ यहाँ से निकलवाना होगा। उस आदमी ने जवाब दिया। रोनित ने हामी भरी और कहा, हम तुम्हारे साथ साथ बाकी लोगों को भी यहाँ से निकाल लेंगे। पर बोलते बोलते रोनित सोच में पड़ गया, पर वो आदमखोर इंसान और उन बॉडीगार्ड से कैसे बचेंगे? रोनित के सवाल पर सभी लोग थोड़ी सोच में पड़ गए। तुम उनकी चिंता मत करो, आज उनका माल बाहर जाने वाला था, इसीलिए बॉडीगार्ड और बाकी सब पनडुब्बी वाले हिस्से में होंगे और अभी आधी रात का समय है, तो सिक्योरिटी वाले कमरे में सब सो रहे होंगे। और बची बात उस आदमखोर इंसान की, तो वो एक बेल्ट से उसे कंट्रोल करते हैं और एक बार मैं कंट्रोल रूम में पहुंच गया तो उसका इंतज़ाम मैं कर दूंगा। पर हमें जो करना है अभी करना होगा, वरना कल का दिन निकलते ही तुम लोगों को मारने का आदेश दिया गया है। उस आदमी ने कहा। वो आदमी जेल से भागने को बेताब था और इन सभी के रूप में उसे एक मौका नजर आ रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? अतुल ने उस आदमी से पूछा। शॉन, उसने जवाब दिया। वेलकम टू द टीम शॉन। तो तय रहा, हम अभी जेल से भागेंगे। सबसे पहले हमें इस जेल से निकलकर किसी भी तरह शॉन को कंट्रोल रूम में पहुंचाना होगा और बाकी लोग सभी को जेल से निकालकर जंगल की तरफ जाएंगे। लेकिन याद रहे, ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, रोनित प्लान समझाते हुए बोला। तभी शॉन ने कहा, आप में से किसी को जाकर जनरेटर को ऑफ करना होगा, जिससे कि सारे सिस्टम ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि बैकअप जनरेटर को चालू करने के लिए किसी न किसी को सबमरीन रूम से जनरेटर रूम तक आना होगा और उसके लिए आम इंसान को तकरीबन 15 मिनट लगेंगे। तब तक मैं कंट्रोल रूम में जाकर उस हाई पावर मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ कर दूंगा और फिर एक तेज़ मदद का सिग्नल भेजूंगा जो कि आसपास के 2 देशों को सुनाई देगा, जिससे इस जगह का सभी लोगों को पता चल जाएगा। सबको शॉन का सुझाव बहुत ही अच्छा लगा। शुभम और सिद्धेश उस आदमी से पूछकर इस पूरी पहाड़ी का एक नक्शा बनाया। सभी ने अपना अपना काम बांट लिया। रोनित और शॉन कंट्रोल रूम की तरफ जाएंगे, शुभम और सिद्धेश जनरेटर बंद करेंगे और अतुल सभी कैदियों को जंगल की तरफ ले जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं।
शुभम ने गुस्से से कहा। सिद्धेश ने अपनी बैग से टूल किट निकाली और उसने जेल के दरवाज़ों पर लगे इलेक्ट्रॉनिक तालों को खोलना शुरू कर दिया। पर तभी उसका ध्यान कैमरे पर गया जो घूमकर उसी तरफ आ रहा था। इसीलिए वो थोड़ी देर रुका, लेकिन कैमरा के दूसरी तरफ जाते ही उसने ताले को तोड़ दिया और दरवाज़ा खुल गया। जल्दी से कैमरे को बंद करो, शुभम ने सिद्धेश से कहा। सिद्धेश ने भी जल्दी से जाकर कैमरा के केबल काट दिए और शॉन के जेल का ताला भी तोड़ दिया। अब सभी लोग आज़ाद थे। सभी अपने अपने काम पर लग गए। शॉन और रोनित सबसे विदा लेते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिए। सिद्धेश और शुभम भी नक्शे को देखते हुए जनरेटर रूम की तरफ निकल गए और अतुल ने कैदियों को इशारे से चुप करते हुए उन्हें शांत रहने को कहा। शॉन और रोनित कैमरों से बचते बचाते आगे बढ़ रहे थे। शॉन को इस जगह के बारे में काफ़ी कुछ पता था। वो यहाँ शायद बहुत समय से रह रहा था। ये लोग अब महल के अंदर घुस चुके थे और छुपते छुपते आगे बढ़ रहे थे। शॉन का ध्यान सिर्फ और सिर्फ काम पर था, पर रोनित का ध्यान इस महल की सुंदरता पर। इतना बड़ा महल आज तक उसे देखने को नहीं मिला था। काम पर ध्यान दो, अगर गलती हुई तो हम सब मारे जाएंगे, शॉन ने रोनित को टोकते हुए कहा। रोनित और शॉन अब कंट्रोल रूम के पास आ गए। शॉन ने बड़ी चालाकी से कंट्रोल रूम के दरवाजे को खोला। वो सच में एक होशियार इंजीनियर था। अंदर एक सोते हुए सिक्योरिटी गार्ड के अलावा कोई भी नहीं था। दरवाज़ा खुलते ही उसकी नींद खुल गई, पर तब तक रोनित और शॉन ने उस पर हमला कर दिया और सिक्योरिटी गार्ड को केबल की तार से बांध दिया। वहाँ पर कई सारे स्क्रीन थे जिस पर उस जगह लगे कैमरों की लाइव तस्वीर आ रही थी, जिसमें उनका कैद खाना भी शामिल था, जहाँ का कैमरा इन्होंने ख़राब कर दिया था। पर दूसरा कैमरा सब देख रहा था। उन्होंने देखा कि सबमरीन रूम में कुछ लोग सोना और अफीम सबमरीन में चढ़ा रहे थे और वहीं पर नंबर 9 भी खड़ा हुआ था। जल्दी करो, मैं इस पर नज़र रखता हूँ, रोनित ने शॉन से कहा। बस अब तुम मज़ा देखो, मैं इन्हें बताता हूँ कि क्या चीज़ हूँ मैं। शॉन ने अपनी उंगलियाँ कंट्रोल पर चलाई और उसने उस हाई पावर मैग्नेटिक जनरेटर को ऑफ कर दिया और साथ ही साथ मदद का सिग्नल भेज दिया। सिग्नल भेजते ही शॉन ने देखा कि सबमरीन रूम से हलचल तेज़ हो गई थी। शायद उन लोगों को पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। अब क्या करें, तुम बस देखते जाओ। और उसने सबमरीन रूम का दरवाज़ा लॉक कर दिया और उन कैदियों के रूम के सारे दरवाजे खोल दिए, सिवाय उस नरभक्षी आदि मानव की जेल के। उन्होंने देखा कि अतुल सभी को बाहर निकाल रहा है और सभी लोग जंगल की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि वहाँ के गार्ड्स ने वहाँ के दरवाज़ों को तोड़ दिया है और वो लोग अब कंट्रोल रूम की तरफ आ रहे थे। निकलो यहाँ से, रोनित ने शॉन से कहा। हाँ, पर एक आखिरी काम तो कर दूँ, शॉन ने बोलते हुए एक कुर्सी से वहाँ बने कंट्रोल पैनल को तोड़ दिया। अब ठीक है, चलो यहाँ से, शॉन ने कहा। अब ये लोग और भी तेज़ी से पहाड़ी से बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़े। थोड़ी देर भागने के बाद ये लोग गुफा के बाहर पहुँच गए। तभी शॉन की नज़र उन ऑटोमेटिक मशीन गन पर पड़ी जो कि दरवाजे के पास रखी थी। शॉन ने कहा, अभी तक जनरेटर बंद हो जाना चाहिए था। ये लोग ऊंचाई से कहीं भी निशाना लगा सकते हैं और ये बहुत ख़तरनाक है। तभी उस मशीन गन में कुछ हलचल शुरू हुई, मानो किसी ने उसे एक्टिवेट कर दिया हो। पर इससे पहले कि कुछ होता, पावर ही बंद हो गई, जिसकी वजह से मशीन गन भी बेकार हो गई। मुझे सिद्धेश पर पूरा भरोसा है, वो अपना काम पूरा कर लेता है, रोनित ने मुस्कुराते हुए शॉन से कहा। शॉन भी बोला, हाँ वो तो दिख रहा है, अब चलो जल्दी। अब शॉन ने मशीन गन के तारों को काट दिया और रोनित और शॉन पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। दिन निकलने में अभी कुछ समय और बाकी था। सभी लोगों ने अंधेरे की परवाह किए बिना जंगल की तरफ बढ़ना शुरू किया। रोनित और शॉन अब पहाड़ी से निकलकर उस जंगल पे पहुंच गए जहां इन्होंने मोटर बोट लगाई थी। शॉन ने मोटर बोट को देखते ही कहा, बहुत बढ़िया, अब चलो यहाँ से। नहीं जा सकते, मेरे दोस्त अभी भी जंगल में कहीं भटक रहे हैं, पहले उन्हें आने दो, और वैसे भी मोटर बोट खराब है। इधर जहाज़ पर संतोष और अब्बास मदद का इंतज़ार कर रहे थे। तभी इनके जहाज़ के रेडियो पर एक सिग्नल मिला और ये सिग्नल शॉन ने भेजा था। ये तो मदद का सिग्नल है और अजीब बात यह है
कि ये उसी जगह से आ रहा है जहाँ पर वो टापू है। अब्बास ने हैरानी से कहा। मैं समझ गया, ये ज़रूर हमारे साथियों का सिग्नल है। हमें वहाँ पर जाना होगा। जहाज़ घुमाओ अभी के अभी, संतोष ने कहा। हमें रुकना चाहिए जब तक हमारे साथ कुछ पुलिस या फिर आर्मी नहीं होती। वो लोग भी आते ही होंगे। बिल्कुल नहीं, हमें अभी निकलना चाहिए। चलो यहाँ से जल्दी, संतोष ने ज़ोर देते हुए कहा। ठीक है मियाँ, तो चलो। अब्बास भी अब जोश में आ गया। अब्बास और संतोष ने देखा कि एक बड़ा सा कार्गो शिप भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा था। हालांकि वो अपने तय रास्ते से भटक गया था। शायद सिग्नल को देखकर ये लोग भी मदद के लिए आगे बढ़ रहे थे। संतोष ने अब्बास से कहा, तो चलो उनसे मदद मांगते हैं। उस जहाज़ से रेडियो कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। अब्बास ने कहा, ठीक है, सही रहेगा। संतोष ने जवाब दिया और रेडियो से दूसरे जहाज़ पर मैसेज भेजने लगा। कार्गो शिप कम इन, कार्गो शिप कम इन। क्या आपको भी मदद का सिग्नल मिला है? ओवर। आगे के जहाज़ से जवाब आया, दिस इज़ ईगल आई कार्गो शिप। हमें भी सिग्नल मिला है, शायद कोई जहाज़ डूब रहा होगा। चलो मदद करते हैं। ओवर। हेलो ईगल आई, मेरा नाम संतोष है। ये मदद का सिग्नल एक टापू से आया है। वहाँ पर कुछ लोग फंसे हुए हैं, चलो उन्हें बचाते हैं। ओवर। संतोष ने जवाब दिया। हेलो संतोष, दिस इज़ कैप्टन स्पीकिंग। यहाँ कोई टापू नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है। ये ज़रूर किसी जहाज़ का सिग्नल है, शायद किसी बड़े जहाज़ का। ओवर। कार्गो शिप से जवाब आया। इन लोगों को क्या पता था कि वहाँ सच में एक टापू है। छोड़ो, जाने दो, थोड़ी देर में दिन निकलेगा, तब तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। इन्हें इनकी खुद की आंखों से देख लेने दो। अब्बास संतोष से बोला। अब दोनों जहाज़ उस टापू की ओर बढ़ने लगे। टापू अब सिर्फ 5 मील दूर था, पर इस बार ना तो रेडार और ना ही रेडियो बंद हुए थे। ये देखकर अब्बास बोला, शायद हमारे साथियों ने श्रापित टापू को श्राप से मुक्त कर दिया है। देखो, अब यहाँ के रेडार भी काम कर रहे हैं। पता नहीं उन लोगों का वहाँ पर क्या हाल होगा। संतोष ने दबे सहमे आवाज़ में जवाब दिया। इधर टापू पर अब दिन निकल आया था। रोनित और शोन अभी भी बोट के पास खड़े होकर शुभम, सिद्धेश, अतुल के साथ साथ बाकी कैदियों की राह देख रहे थे। दिन निकलते ही टापू, जो कि रात को एकदम भयानक लग रहा था, अब काफ़ी शांत लग रहा था। पर इनके दोस्त अभी तक नहीं आए थे। उतने में ही झाड़ियों से कुछ आवाज़ आने लगी। पहले शॉन और रोनित बहुत डर, पर वहाँ सिद्धेश और शुभम के साथ साथ सभी कैदी थे जो कल रात तक कैद में थे। सभी को देखकर रोनित और शॉन को बहुत राहत मिली। सभी ने खुशी से एक दूसरे को गले लगा लिया। अब आगे क्या? शुभम ने रोनित से पूछा। संतोष और अब्बास का इंतज़ार, रोनित ने जवाब दिया। डोंट वरी गाइस, अब देखना ये है कि सिग्नल ने अपना काम किया है या फिर नहीं। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी वाले गार्ड्स हथियार के साथ वहाँ पर आ गए, जो कि रात में सबमरीन रूम में थे। उन्होंने उन सबको घेर लिया था कि तभी पहाड़ी पर लगे स्पीकर से आवाज़ आई। मैंने तुम्हें कहा था होशियारी मत करना, वरना सब मारे जाओगे, पर तुमने तो हद ही पार कर दी। तुम नहीं जानते हम लोग कौन हैं और क्या कर सकते हैं। अब तुम सब मरने वाले हो। अलविदा साथियों, अब दोबारा मुलाकात नहीं होगी। इन सबको मार दो। ये आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि नंबर 9 की थी। अब सिक्योरिटी गार्ड्स हमला करने ही वाले थे, तभी उन्हें जहाज़ के सायरन की आवाज़ आई और सबका ध्यान अब उस ओर गया। तो वहाँ पर इंडियन नेवी का एक जहाज़ और साथ साथ रोनित का जहाज़ और वो कार्गो शिप भी था। तीनों जहाज़ टापू के काफ़ी करीब पहुँच गए थे। ये देखकर रोनित ने हंसते हुए उन गार्ड से कहा, तुम हमें मार दोगे तो तुम भी नहीं बच पाओगे। तुम्हें देखते ही नेवी वाले गोली मार देंगे, पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रोनित सौदेबाजी की कला में माहिर था और सभी को उसका नमूना यहाँ भी देखने को मिला। गार्ड्स भी अब थोड़े डरे हुए लग रहे थे। उन्होंने बंदूक नीचे कर दी और रोनित की तरफ देखने लगा। सभी अपने हथियार समुंदर में फेंक दो और अपनी यूनिफॉर्म को उतार के हम लोगों में शामिल हो जाओ। उनको कोई पता नहीं चलेगा क्योंकि हम में से कोई भी आपका नाम नहीं बताएगा, रोनित ने गार्ड से कहा। सभी गार्ड्स ने एक एक करके हथियारों को समुद्र, रोनित के कहे मुताबिक
सभी अपनी यूनिफॉर्म उतार के कैदियों में शामिल हो गए। तभी सबने देखा कि तीनों जहाज़ों से लाइफ बोट इनकी तरफ आ रही थी। आखिरकार हमने कर दिखाया, पर ये तुम्हारे बिना नहीं हो सकता था, शॉन ने रोनित और बाकी साथियों से कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। थोड़ी ही देर में लाइफ बोट इनके पास आ गई। कुछ बोट में इंडियन नेवी के सैनिक थे, कुछ बोट में कार्गो शिप के जवान और एक लाइफ बोट में संतोष था, जो कि रोनित, सिद्धेश और अतुल को देखते ही जोरों से हाथ से इशारे करने लगा। सभी भागते हुए संतोष की तरफ बढ़े। सभी ने एक एक करके संतोष को गले लगा लिया, जैसे कि कई सालों से मिले ही ना हो। सभी बहुत खुश थे। तो मिला कोई खजाना? आंसू भरी आंखों के साथ संतोष ने सबकी टांग खींचते हुए कहा। हाँ, अब जाकर मिला है, तुम जो हो हमारा खजाना, अतुल ने संतोष को जवाब दिया। और इस बात पर सभी हंसने लगे। तभी उन्हें आवाज़ आई, सभी लोग इधर आइए। ये इंडियन नेवी के ऑफिसर की आवाज़ थी। सभी लोग उनकी तरफ जाकर इकट्ठा हो गए। वो अफसर बोला, आप सभी हमारे साथ इंडिया चलोगे, वहाँ से आपको घर भेज दिया जाएगा। अगर कोई यूएस से है तो हमारे साथ एक कार्गो शिप है जो कि उसी ओर जा रहा है, आप उसमें घर जा सकते हैं, हम लोग आपका क्लियरेंस करवा देंगे। थोड़ी देर में इंडियन नेवी के अफसर ने कुछ फॉर्मेलिटी पूरी की और कुछ लोगों को इंडिया ले जाने की तैयारी करी और कुछ उस वाले कार्गो शिप में जिसमें कि शॉन भी शामिल था। शॉन ने जाते जाते रोनित और सभी से आखिरी बार गले मिला और कहा, मेरे लालच से मैं यहाँ पर आ गया था और तुम सबकी लालच से तुम सब यहाँ पर आ गए थे, पर इस लालच ने हम सबको मरवा ही दिया था। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं यहाँ से निकल पाऊँगा। आप सभी का बहुत ही शुक्रिया। सच में इंडियंस काफ़ी बहादुर होते हैं। सभी ने शॉन से विदा ली और शॉन लाइफ बोट में बैठकर निकल गया। तो चले यहाँ से या फिर यहीं रुकने का इरादा है? संतोष ने फिर से टांग खींचते हुए कहा। चलो जल्दी यहाँ से, यहाँ मैं एक पल और नहीं रुकना चाहता। शुभम ने संतोष की बात पर जवाब दिया। तुम कौन हो? संतोष ने शुभम से पूछा। ये अब हमारा दोस्त है शुभम, सिद्धेश ने संतोष से कहा। वेलकम टू द टीम शुभम। तो चलो फिर निकलते हैं, वैसे भी अब हम लोग बहुत ही मशहूर होने वाले हैं, संतोष ने कहा। सभी लाइफ बोट में बैठकर इनके अपने जहाज़ की तरफ रवाना हो गए। जाते जाते सबकी नज़र उस टापू पर भी थी जहाँ इंडियन नेवी के जवान पूरे टापू की तलाशी ले रहे थे। अब सभी अपने जहाज़ पर वापस आ गए। अब्बास, मनीषा और मुस्कान ने खुशी से सबका स्वागत किया और उनका जहाज़ घर की ओर निकल पड़ा। शिवम को अपने साथियों के खोने का काफ़ी दुख था, पर जान बचने की बहुत खुशी हुई थी और साथ साथ उसे नए दोस्त भी मिल गए थे। अब जहाज़ पर अब्बास, संतोष और मनीषा सबको ये जानना था उस टापू पर आखिर हुआ क्या था। पर रोनित ने बात को काटते हुए कहा, छोड़ो यार ये सब बातें, तो तैयार? रोनित की बात सुनकर सभी एकदम खुशी से बोल पड़े, बिल्कुल तैयार। पर शिवम को कुछ समझ नहीं आया कि ये सब चल क्या रहा है। उसने धीरे से सिद्धेश से पूछा, किस चीज़ की तैयारी हो रही है? सिद्धेश ने हंसते हुए जवाब दिया, ये रोनित का हमेशा का स्टाइल है, उसे किसी भी चीज़ की खुशी हो तो वो पार्टी देता है, जो कि आज शाम को होगी। सभी पार्टी के लिए तैयार हैं और हमारे साथ तुम भी चलो आज की पार्टी में। हाँ बिल्कुल आऊँगा। अब जहाज़ धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रहा था। सभी का मन एकदम शांत था। सभी अपने शरीर को छूती हुई ठंडी हवा को महसूस कर सकते थे। शाम में फिर से ऑफिस के बाहर सभी लोग जमा हो गए थे। थापा ने हमेशा की तरह पार्टी का बेहतरीन इंतज़ाम किया था। सभी काफ़ी खुश लग रहे थे। शिवम भी काफ़ी दिनों के बाद ये माहौल महसूस कर रहा था। पार्टी शुरू होने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर एक पुलिस वैन आ पहुँची। उसमें से संतोष का वही इंटरपोल वाला दोस्त उतरा। अरे वाह, यहाँ पर तो पार्टी हो रही है, उसने कहा। संतोष ने जाकर उससे गले मिला और कहा, अब तो 4 चांद लगे हैं तुम्हारे आने से। संतोष ने उसका परिचय सबसे करवाया। ये मेरा दोस्त जयदीप है, ये इंटरपोल में एक बहुत ही बड़े पोस्ट पे काम करता है। यूँ समझो कि इसी ने इंडियन नेवी को तुम सबकी जान बचाने के लिए भेजा था। सभी ने जयदीप का स्वागत किया। जयदीप ने कहा, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मुझे कुछ बातें आप सभी को बतानी है, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा।
सभी ने जयदीप को बैठने को कहा और सभी उसके आसपास बैठ गए और फिर जयदीप ने बोलना शुरू किया। तुम लोगों का पाला जिस ग्रुप से पड़ा है उस ग्रुप का नाम है इल्यूमिनाटी और ये एक बहुत ही बड़ी सीक्रेट सोसाइटी। इन लोगों के मंसूबे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रखते हैं। इनका बस एक ही मकसद है, दुनिया पर राज करना। ये ग्रुप सन 1776 में बवेरिया में बना था और वहाँ के राजा ने इस ग्रुप के सदस्यों को ढूंढ ढूंढ के मारने के आदेश तक दे दिए थे, लेकिन ये सारे लोग एक रात में ही कहीं गायब हो गए थे। और बची बात उस समुद्री टापू की, तो हो सकता है उस ग्रुप के कुछ मेंबर्स बाद में समुद्री लुटेरे बन गए हों और उसी दौरान उन्हें वो टापू मिला हो जहाँ उस ग्रुप ने अपने काले कारनामों का अड्डा बनाया था, क्योंकि जो शख्स हमें वहाँ पर मरा हुआ पड़ा मिला था उस शख्स ने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स जला दिए थे, पर कुछ सबूत हमारे हाथ लग गए थे। क्या आप इस शख्स को जानते हो? जयदीप ने कुछ फ़ोटो सब जिसमें एक आदमी ने खुद को गोली मार ली थी। ये बंदा खुद को नंबर 9 बताता था। शिवम ने गुस्से से कहा, अच्छा हुआ मर गया। जयदीप बोला, बिल्कुल ठीक, ये लोग कुल 11 लोग थे। इस आदमी के पास से हमें कुछ सबूत मिले हैं जिस पर से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये इल्यूमिनाटी ग्रुप का मेंबर है और इस शख्स ने खुद को इसीलिए ख़त्म कर लिया क्योंकि ये हमारी पकड़ में आने वाला था। ये ग्रुप हमेशा से ही खुफिया तरीके से काम करता था। ड्रग्स, सोना, हथियारों की तस्करी, इनमें से इस ग्रुप की कमाई होती थी और यहीं से ये पैसा आतंकवादी गतिविधियों में, पॉलिटिकल मर्डर्स में इस्तेमाल करते थे। ये लोग किसी भी नेता को खरीदने की ताकत रखते थे। अगर वो नहीं माना तो उसे हटा के उसकी जगह नया लीडर खड़ा करते थे। इन्हें बस किसी भी तरीके से पूरी दुनिया पर राज करना था। इंटरपोल की नज़र हमेशा से इस ग्रुप पर थी, पर आज तक किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये लोग ऐसी जगह पर काम करते हैं जो इस दुनिया के नक्शे पर भी कभी सामने ही नहीं आई, और ऊपर से वो जगह एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में थी जिसकी वजह से वहाँ पर जहाज़ जाते ही भटक जाते थे। और इसी बात का फ़ायदा उन्होंने उठाया और एक इंजीनियर की मदद से उस टापू के मैग्नेटिक फील्ड को कई हद तक बढ़ा दिया। ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी साजिश लगती है, मनीषा ने कहा। हाँ, पर अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। इनका सारा सोना और ड्रग्स की भारी मात्रा अब हमारे कब्जे में है। साथ साथ उस समुद्री टापू पर अब इंडिया का हक है, क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले इंडियन आर्मी पहुँची है। उस सोने का क्या करोगे अब आप? अब्बास ने पूछा। वो सोना अब इंडियन गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और वो सोना हमने आज ही वहाँ से हटा दिया है। यकीन नहीं होता इतना सारा सोना एक ही जगह से मिला है, जयदीप ने बोला। और उस राक्षस का क्या? वो कोई राक्षस नहीं था, वो दरअसल एक आदमखोर जानवर था। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि उस जानवर की उम्र 200 साल से ज़्यादा थी, जयदीप ने कहा। जयदीप की बातों को सुनकर सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि वो लोग सच में मौत के मुंह से बचकर आए थे। अब सब कुछ लगभग साफ हो गया। वो कैप्टन विलियम के जहाज़ का डूबना, उनके साथियों का वो जहरीले तालाब का पानी पी के मर जाना और आदमखोर इंसान का एक दांत कैप्टन विलियम के पास से मिलना, साथ साथ सोने के सिक्के मिलना, उस टापू का किसी भी नक्शे पे ना होना, अब सभी को सभी कुछ समझ में आ गया था। इसका मतलब तो ये है कि कोई शराब कभी वहाँ पर था ही नहीं, बस साइंस थी, अतुल ने कहा। वैसे अब मुझे चलना चाहिए, पर एक बात का ख्याल रहे, उस ग्रुप के बाकी लोग अभी भी बाहर हैं, इसीलिए आप लोग इस बात को किसी से भी शेयर मत करिएगा, जयदीप ने सबको चेतावनी देते हुए कहा। अब मैं चलता हूँ। जयदीप विदा लेके जाने लगा कि तभी शुभम की नज़र एक सूटकेस पर पड़ी जो कि जयदीप ने वहाँ पे छोड़ दिया था। अपना सूटकेस तो लेते जाइए, शुभम ने जयदीप से कहा। जयदीप पीछे मुड़ा और एक अजीब सी स्माइल देते हुए कहा, अब ये सब आपका ही तो है। सबने जयदीप को विदा किया और वापस पार्टी के लिए आ गए। इस सूटकेस को खोलो तो सही, देखते हैं क्या है, हर बार की तरह अतुल और सिद्धेश ने कहा। बैग खोलते ही सब लोग खुशी से झूम उठे। 6 सोने की ईंट थी, यानी सबके हिस्से में एक ईंट। अब सभी और भी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि इस एक ईंट की कीमत मार्केट में लगभग 2 करोड़ थी।
सभी ने पार्टी का खूब मज़ा लिया। आखिरकार इनकी मेहनत कुछ तो रंग लाई थी। इस घटना के बाद से उन सभी की लाइफ एकदम चेंज हो गई और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। दोस्तों, ये थी हमारी पूरी कहानी श्रापित टापू का रहस्य, जिसके राइटर थे सुमित शुक्ला। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो पे एम करते हैं 800 लाइक्स का। होप आप इसे पूरा कर ही दोगे। फ्यूचर में भी ऐसी बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और इफ़ आपके साथ भी कभी कोई ऐसी घटना घटी हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे मेल अकाउंट पर मुझे अपनी स्टोरी सेंड कर सकते हैं। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।